चौधरायन, कीमत शराफत की नहीं लगती, कीमत तो हम तुम्हारी लगा रहे हैं। हम तो एक शरीफ आदमी की तरह इसे बेटी बनाकर ले जा रहे हैं, और अगर हम ना ले गए तो डाकू चंदन इसे ले जाएगा। और ये भी याद रखो कि डाकू चंदन इसे एक शरीफ आदमी की तरह नहीं ले जाएगा। तुम कितना ले सकोगी? अजी मेरी छोड़िए, आप ऐसा कीजिए 2 लाख रुपए दे दीजिए। 2 लाख बस? ये लो चौधराइन 1 लाख, और ये लो पूरे 2 लाख। हमें तुम्हारी औकात पहले ही मालूम कि तुम इससे ज्यादा नहीं मांगोगे। चलो बेटी, उतरो इस नापाक जगह। अरे ये क्या कर रही है? खुदा के अलावा और किसी के सामने सर नहीं झुकाते। फिर मैं तो एक गुनहगार इंसान हूँ। मेरे लिए आप इंसान नहीं, भगवान के समान हैं। चलो। लेकिन हुजूर, इतना तो बता दीजिए, मेरी बच्ची को कहाँ लिए जा रहे हैं? अपनी कोठी ले जा रहे हैं, मलाबार हिल। नवाब सिकंदर मिर्जा की कोठी, जिससे पूछोगी बता देगा। लेकिन कभी पूछना नहीं, अगर हमारी सुनो तो। एस.के. कपूर की फिल्मों की एक और विशेषता ये भी है कि उनमें प्राण की भूमिका अवश्य होती है। हाँ, साथ ही अशोक कुमार की भी होती है। प्राण और अशोक कुमार उनके सबसे फेवरेट सितारे हैं। फिल्म धर्मा की सफलता के बाद अभिनेत्री बिंदु भी उनके कैंप की एक महत्वपूर्ण कलाकार बन गई और उनकी अधिकांश फिल्मों में बिंदु दिखाई देने लगी। एस.के. कपूर की फिल्मों की तीसरी विशेषता ये है कि उनकी हर फिल्म में या कव्वाली होगी या मुजरा होगा। फिल्म धर्मा में ये दोनों मौजूद थे। जो करती है सच्ची बात, उसका दौर चल जाए, उठा पर्दा देख जलवा, शीशे में जवानी अब उतर जाए। अरे साथी, विभाजन के बाद पेशावर से आए एस.के. कपूर अपने फिल्मी कैरियर के शुरुआती दौर में दिल्ली यूपी के डिस्ट्रीब्यूटर थे। फिल्म निर्माण का शौक था, इसलिए बंबई आना जाना खूब रहता था। राज कपूर, शक्ति सामंत, पाची और प्राण जैसी कई जानी मानी फिल्मी हस्तियों से उनकी मित्रता भी हो गई थी। सन 1967-68 के दौरान अभिनेत्री माला सिन्हा के आग्रह पर उन्होंने फिल्म प्रोड्यूस करने का फैसला किया। ये फिल्म थी नाइट इन लंदन। स्टोरी आइडिया शक्ति सामंत का था। इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग विदेशों में हुई। फिल्म हिट तो नहीं थी, लेकिन हाँ, फ्लॉप भी नहीं कही जा सकती। एस.के. कपूर को इससे ये लाभ जरूर हुआ कि वे फिल्म उद्योग में बतौर निर्माता स्थापित हो गए। सन 1971 में फिल्म धर्मा का निर्माण आरंभ हुआ और सन 1972 में ये फिल्म रिलीज भी हो गई। फिल्म की कहानी और निर्देशन चांद के थे। चांद साहब ने पहली बार जब धर्मा की कहानी निर्माता एस.के. कपूर को सुनाई थी तो वे विशेष प्रभावित नहीं हुए थे। ये फिल्म धर्मा नामक एक डाकू के कारनामों पर आधारित थी और इस भूमिका के लिए प्राण सबसे उपयुक्त लग रहे थे। एस.के. कपूर ने चांद को ये सुझाव दिया कि वो ये कहानी प्राण साहब को सुनाएं। यदि प्राण को कहानी और भूमिका जच गई तो वे इसे अवश्य बनाएंगे। प्राण ने कहानी सुनी, कहानी उन्हें बहुत पसंद आई। उन्होंने फिल्म को और बेहतर बनाने वाले कुछ सुझाव भी दिए और अंत में धर्मा डाकू की भूमिका में अभिनेता प्राण को लेकर फिल्म धर्मा का काम आरंभ हो गया। बरखुरदार, अभी तुमने चंदन का एक ही रूप देखा है। चंदन के तो बहुत से रूप हैं। अगर हमारी सुनो तो। ओह, मतलब नवाब सिकंदर मिर्जा भी आप ही हैं? हाँ बरखुरदार, इसलिए अगर जिंदगी में कभी कोई तकलीफ आए तो चंदन के पास मत आना, सीधे नवाब सिकंदर मिर्जा की कोठी चले जाना। फिल्म धर्मा में धर्मा डाकू का मुख्य प्रतिद्वंद्वी है आईजी पुलिस अजीत सिंह। ये रोल पहले अभिनेता राज कपूर करने वाले थे। निर्माता एस.के. कपूर राज कपूर के मित्र थे और अपनी किसी फिल्म में राज कपूर को वे लेना चाहते थे, परंतु ऐसी भूमिका नहीं मिल रही थी। जब धर्मा का काम शुरू हुआ तो एस.के. कपूर ने आईजी पुलिस की भूमिका उन्हें सुनाई और उनकी राय मांगी। राज कपूर ने कहा कि वे सोच कर जवाब देंगे।
बाद में राज कपूर ने प्राण को फोन किया और फिल्म में आईजी पुलिस की भूमिका के बारे में उनकी राय जाननी चाहिए। प्राण स्वयं धर्मा की कहानी में दिलचस्पी ले रहे थे। उन्होंने राज कपूर को कहानी सुनाई और यह भी बता दिया कि कहानी का मुख्य किरदार धर्मा डाकू है। आईजी की भूमिका 2M दर्जे की रहेगी। इस पर राज कपूर ने पूछा कि उनका इस भूमिका को करना कैसा रहेगा, तो प्राण ने कहा, राज साहब, आप जैसे बड़े स्टार का 2M भूमिका के दर्जे में आना कुछ ठीक नहीं लगता। बाद में राज कपूर ने निर्माता SK कपूर को ये पूरी बात बताई और कहा कि प्राण का ख्याल है ये रोल मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा। फिर हुआ यूं कि आईजी पुलिस की भूमिका में आ गए अभिनेता अजीत। धर्मा, अपने साथियों से कह दो कि हथियार फेंक दें, वरना सब गोलियों से भून दिए जाओगे। लो इंस्पेक्टर, हमने हथियार फेंक दिए। आओ हमें गिरफ्तार कर लो। इंस्पेक्टर बाबू, बत्ती जलाने से धर्मा नहीं पकड़ा जाता। भाग जाओ, क्यों अपनी बीवी को विधवा बनाने की कोशिश कर रहे हो? यदि फिल्म धर्मा में पुलिस ऑफिसर की भूमिका में राज कपूर होते तो शायद कहानी में नए सिरे से कई फेरबदल करने पड़ जाते। प्राण की भूमिका भी तराशनी पड़ती, शायद कहानी का स्वरूप कुछ बदल जाता। बहरहाल फिल्म धर्मा के सिल्वर जुबली समारोह की ट्रॉफियां राज कपूर ने स्वयं अपने हाथों से वितरित की। उस अवसर पर उन्होंने स्वयं लोगों को बताया कि आईजी पुलिस की भूमिका पहले वे करने वाले थे, परंतु कुछ कारणों से नहीं कर सके। ये कारण क्या थे, ये राज कपूर ने नहीं बताया। ये राज की बात थी और इस राज को राज ही रहने दिया जाए तो बेहतर है। राज खुलने का तुम पहले जरा अंजाम सोच लो, इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। राज की बात कह दो तो जान में फिर क्या हो। डाकू और पुलिस ऑफिसर के अलावा एक नौजवान रोमांटिक जोड़े की भी फिल्म धर्मा में महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन दिनों नवीन निश्चल और रेखा की पहली फिल्म सावन भादो खूब अच्छी चली थी। ये पेयर नए सितारों में सबसे हिट पेयर बन गया था। SK कपूर ने रोमांटिक भूमिकाओं के लिए इसी जोड़े को साइन करने का निश्चय किया। इस निश्चय के पीछे एक कारण रेखा को दिया गया उनका वचन भी था। हुआ यूं था कि उनकी पिछली फिल्म सजा की नायिका थी योगिता बाली। रेखा और योगिता में उन दोनों जबरदस्त दोस्ती थी और रेखा अक्सर योगिता से मिलने के लिए सजा के सेट पर आ जाया करती थी। यहीं योगिता ने रेखा को निर्माता SK कपूर से मिलवाया और उनसे रेखा के लिए भी काम निकालने का अनुरोध किया। सजा में अब सिर्फ एक मुजरे वाली का मुजरा बचा था। SK कपूर ने यही रोल रेखा को दे दिया। रेखा ने रोल किया और साथ ही अगली फिल्म में हीरोइन की भूमिका का वादा भी SK कपूर से ले लिया। धर्मा शुरू करते ही SK कपूर को रेखा की याद आई और इसलिए रेखा और नवीन निश्चल दोनों को फिल्म धर्मा के लिए साइन कर लिया गया। बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं न होने के बावजूद रेखा और नवीन निश्चल अपनी अपनी जगह काफी कामयाब साबित हुए। ये लीजिए अपना हार। ओह, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? इस मामूली सी हार के लिए आपको कितनी तकलीफ हुई? ये मामूली नहीं, दुनिया का सबसे कीमती पीस है। जी नहीं, हाथ चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। ये तो झूठा है, नकली है। हो ही नहीं सकता। असली नकली की मुझे अच्छी तरह पहचान है, शायद आपको नहीं। अब देखिए ना, बगैर मेरे बारे में कुछ जाने आपने मुझे एक शरीफ आदमी समझ लिया। हो सकता कि मैं एक बदमाश हूँ, चोर हूँ, आवारा हूँ। अगर आपको पहचाने मुझे धोखा हुआ है तो धोखा मुझे ही नहीं, हम दोनों को हुआ है। क्या मतलब? मतलब यह है कि
आपकी शराफत तो मुझे उस रात ट्रेन में ही पता चल गया था। हाँ, आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते और जानना भी नहीं चाहता। क्यों? याद नहीं उस दिन मंदिर में पुजारी ने क्या आशीर्वाद दिया था? क्या? जोड़ी सलामत रहे बेटा। आज मैं भी तुम्हें एक आशीर्वाद देना चाहता हूँ। क्या आशीर्वाद? सदा इतनी उम्र तेरी रहे ओ सनम, न 17 से ऊपर न 16 से कम, न 17 से ऊपर न 16 से कम, इसी उम्र में ढाते जाओ सितम। न 17 से ऊपर न 16 से कम, न 17 से ऊपर न 16 से कम। होठों पे तिल ये सुहाना है, जैसे कलियों पे शबनम का दाना है। सुर्ख होठों पे तिल ये सुहाना है, जैसे कलियों पे शबनम का दाना है। ये शबाब है या गुलाब है, हिसाब कोई नहीं ये तो बेहिसाब है। हमेशा रहो तुम खुदा की कसम, हाय 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 हाय। न 17 से ऊपर न 16 से कम, न 17 से ऊपर न 16 से कम। सदा इतनी उम्र तेरी रहे हो सनम, ओ हाय हाय। न 17 से ऊपर न 16 से कम, 17 से ऊपर न 16 से। उन दिनों रेखा बड़ी मूडी और बिंदास अभिनेत्री हुआ करती थी। उनके स्वभाव में बचपना था और अपने फिल्मी कैरियर के प्रति वो जरा भी गंभीर दिखाई नहीं देती थीं। नए नए हंगामे खड़े करने में रेखा को बड़ा मजा आता था। पत्र पत्रिकाओं की वो सबसे दुलारी हीरोइन थी, क्योंकि नित नई चटपटी और मसालेदार खबरें अखबार वालों को वो खुद परोस दिया करती थी। मूड होता तो शूटिंग करती, मूड बिगड़ गया तो शूटिंग छोड़कर भाग खड़ी होती। उसके इस बिंदासपने का खामियाजा प्रोड्यूसर साहब को भुगतना पड़ता। एसके कपूर को भी धर्मा की शूटिंग के दौरान थोड़ा सा प्रसाद चखने का मौका मिला। एक दिन सुबह सवेरे रेखा उनके घर जा पहुंची। बताया कि एक जरूरी काम के लिए उसे रुपयों की जरूरत है। एसके कपूर ने रुपए दे दिए। इसके बाद रेखा 2 बजे की शिफ्ट में ठीक समय पर पहुंच जाने का वादा करके चली गई। लेकिन 2 तो क्या, 5 बजे भी वो सेट पर नहीं पहुंची। उस दिन सिर्फ एक मुजरा फिल्माया जाने वाला था, उसमें रेखा का होना जरूरी था। काफी देर तक जब रेखा नहीं पहुंची तो एसके कपूर ने डुप्लीकेट डांसर के जरिए मुजरा फिल्माने का आदेश दे दिया। काफी देर बाद रेखा हाँफती हुई सेट पर पहुंची। उसने बताया कि वो अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए खंडाला चली गई थी और इस वक्त सीधी वहीं से आ रही है। एसके कपूर डुप्लीकेट के जरिए काफी मुजरा फिल्मा चुके थे। अब सिर्फ क्लोज शॉट्स में ही रेखा की जरूरत थी, सो यही क्लोज शॉट्स रेखा पर पिक्चराइज किए गए। बाद में एडिटिंग के वक्त डांस के बीच में रेखा के क्लोजअप्स मिक्स किए गए और पूरा गाना इस तरह तैयार हो गया। मगर उस दिन अपनी लापरवाही पर रेखा खासी शर्मिंदा हुई और बार बार निर्माता से क्षमा याचना करती रही। मैं तेरा प्यार, मैं
फिल्म धर्मा की कहानी जुर्म और कानून के टकराव की कहानी है। इस टकराव की बुनियाद में है इंतकाम की भावना। हम पहले ही बता चुके हैं कि निर्माता एस.के. कपूर की फिल्मों का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन होता है। धर्मा की कहानी भी शुद्ध मनोरंजन को ध्यान में रखकर रची गई है। फिल्म के माध्यम से कोई आदर्श रखने या सामाजिक संदेश प्रस्तुत करने की खुशफहमी न निर्माता ने पाली और न ही निर्देशक चांद ने। फिल्मी भाषा में ऐसी फिल्मों को बी ग्रेड फिल्में कहा जाता है। फिल्म धर्मा का मुख्य किरदार है धर्मा डाकू। धर्मा कभी सेवक सिंह नाम का एक सीधा साधा किसान हुआ करता था। गर्दिश के चक्करों और हालात की भूल भुलैया में एक दिन वो बीहड़ लांघने पर मजबूर हो गया और फिर बन गया खूंखार डाकू धर्मा। गंगा बहन, कसम है मुझे तेरी इस जलती हुई चिता की। मैं तेरी आबरू और तेरी मौत का बदला सारी दुनिया से लूंगा। गंगा बहन, तेरी इस चिता के साथ तेरा भैया सेवक सिंह भी जलकर राख हो गया और इन शोलों से पैदा होगा। धर्मा को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ऑफिसर अजीत सिंह ने जाल बिछाया। सिपाहियों, बाहर आओ। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को एक दफा फिर से समझा दूं। रात में हर शख्स अपनी अपनी जगह बहुत होशियारी से रहेगा। तमाम खिड़कियों और दरवाजों में अलार्म लगा दिए गए हैं। अगर कोई शख्स भी आने की कोशिश करेगा तो घंटियां बजनी शुरू हो जाएंगी। इंस्पेक्टर मेरा, सुई चांद करो। आप लोगों ने यह डिमॉन्स्ट्रेशन तो देख लिया होगा। अगर इस एहतियात के बावजूद भी कोई अंदर आ जाए, वो कोने में एक ऑटोमेटिक कैमरा है जो हर 5 सेकंड के बाद फोटो लेता रहेगा। पुलिस और डाकुओं की खूनी मुठभेड़ में धर्मा किसी तरह बच तो निकला, मगर अपने परिवार को खो बैठा। भागते हुए धर्मा और उसके परिवार की तरफ चलाई गई अजीत सिंह की गोली धर्मा की पत्नी पार्वती को लगी। घायल पार्वती नदी में जा गिरी और यहीं से धर्मा, पार्वती और उनका बेटा सूरज आपस में बिछड़ गए। धर्मा ने अपने परिवार की तबाही का जिम्मेदार अजीत सिंह को माना और इंतकाम की आग में जलता हुआ एक दिन वो अजीत सिंह के घर जा पहुंचा। कौन हो तुम? धर्म सिंह। डाकू धर्म सिंह? हाँ, डाकू धर्म सिंह। क्या चाहिए तुम्हें? अपनी बीवी और बच्चे की मौत का बदला, तुमसे और तुम्हारी बच्ची से। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मेरी बीवी और मेरे मासूम बच्चे ने तुम्हारे पति का क्या बिगाड़ा था? जिस तरह मैं उनकी याद में खून के आंसू बहा रहा हूँ, उसी तरह तुम्हारा पति जिंदगी भर तड़पता रहेगा। धर्मा ने अजीत सिंह के परिवार का भी वही हश्र करने का इरादा किया जो अजीत सिंह ने उसका किया था। धर्मा चाहता था कि वो अजीत सिंह को भी अपने परिवार के लिए खून के आंसू बहाता हुआ देखे। वो वेश बदलकर शहर आ गया और यहीं कहानी में एक नए और दिलचस्प किरदार का प्रवेश हुआ जिसका नाम था नवाब सिकंदर मिर्जा। कमाल है जनरल साहब, आज सारी दुनिया में दिवाली के दिए जगमगा रहे हैं और आप अपने घर में अंधेरा किए बैठे हैं। वो कमबख्त दिवाली की रात जब डाकू धर्म सिंह ने मेरी बीवी का कत्ल किया था और मेरी बच्ची को उठाकर ले गया था, उसे भी खत्म कर दिया होगा। खुदा न ख्वास्ता ऐसा न करिए जनरल साहब, खुदा पर भरोसा रखिए। हो सकता है कि आपके घर का चिराग कहीं और रोशन हो। नहीं नहीं नवाब साहब, आप डाकू धर्म सिंह को नहीं जानते। दरिंदों के सीने में भी दिल होता है, लेकिन डाकू धर्म सिंह के सीने में दिल नाम की कोई चीज नहीं थी। जनरल साहब, आज जिस तरह से सारी बत्तियां बुझाकर आप रो रहे हैं, हो सकता है कि वो कमबख्त धर्म सिंह भी न जाने कितनी रातें इस तरह रोया होगा। आपको कैसे मालूम नवाब साहब? ये तो बड़ी सीधी सी बात है जनरल साहब। धर्म सिंह कोई पागल तो होगा नहीं जो खामखा आपका घर उजाड़ देता। अगर हमारी सुनो तो आपने जरूर उसे कोई नुकसान पहुंचाया होगा। अभिनेता प्राण ने इस फिल्म में डाकू धर्मा, नवाब सिकंदर मिर्जा और चंदन, ये 3 अलग अलग रोल किए हैं। तीनों भूमिकाओं में
प्राण ने खासा वेरिएशन दिया है। खासकर सिकंदर मिर्जा के रूप में वे दर्शकों के दिलों पर छा गए। इधर धर्मा का बेटा सूरज बाप से बिछड़कर फुटपाथ पर पला और बड़ा हुआ और एक दिन शातिर चोर बन गया। इस चोर का नाम था राजू। उधर धर्मा की वजह से पुलिस ऑफिसर अजीत सिंह की बेटी राधा भी घर से बेघर हो गई और हालात की धूप जहां से गुजरती हुई जमुना बाई के कोठे पर पहुंच गई और नाचने वाली बन गई। शहर में धर्मा दोहरी जिंदगी जी रहा था। एक और तो वो नवाब सिकंदर मिर्जा के रूप में शराफत का पुतला बना फिरता और दूसरी तरफ चंदन के रूप में लूटमार और चोरी चकारी का धंधा करता। चंदन की, जिसे दुनिया चंदन चाकू के नाम से जानती, और चंदन किसी का एहसान अपने सर पर नहीं रखता। मांगो क्या चाहती हो? मैं जो मांगूंगी वो आप दे सकेंगे? मांग कर देखो। 10, 20, 25, 50,000, 1 लाख। मुझे पैसों की जरूरत नहीं। तो आज के कोटे पर पैसा घुंघरुओं के झनकार के साथ बरसता है। जब चाहूं बटोर सकती हूँ। फिर क्या चाहिए? इज्जत चाहिए, जो इस बाजार से बहुत दूर है। आप सब जानिए, मैंने आज तक इज्जत का सौदा नहीं किया है। आवाज बेची है, अदाएं बेची है। आप मुझे एक औरत की जिंदगी दे सकते हैं, एक शरीफ घर दे सकते हैं। आप मुझे इस पाप के दलदल से निकाल सकते हैं। तुम में किसी शरीफ का खून है। ये तुम्हारे खून और आत्मा की पुकार है। मैं वादा करता हूँ, जो कुछ तुम मांग रही हो मैं तुम्हें उसी तरह दूंगा जिस तरह एक बाप अपनी बेटी को जहेज देता है। कल सुबह एक शरीफ आदमी तुम्हें लेने आएगा, बेझिझक उसके साथ चली जाए। इसी चक्कर में उसकी मुठभेड़ हुई राजू से। राजू शातिर चोर तो था ही। दोनों में पहले टकराव हुआ, मगर बाद में समझौता हो गया। मैंने तो सुना था डाकू अपने वचन के पक्के होते हैं, मगर तुम तो। ये लो अपनी फीस, गिन लो। गिनने की कोई जरूरत नहीं। राजू दौलत को एक हाथ से और आदमी को एक निगाह से तोलता है। क्या बात है। लेकिन बखुरदार, ये छोटी मोटी हेरा फेरी करके तुम कब तक अपनी जिंदगी खराब करोगे? हमारे साथ मिल जाओ। ये नहीं, राजू चोर हो सकता है, बदमाश हो सकता है, मगर किसी का चमचा नहीं हो सकता, समझे? सुनो बरखुरदार, तुम चोर तो हो, लेकिन एक डाकू के घर कब से चोरी करने लगे? क्या मतलब? ये रिवॉल्वर तुम्हारे बाप का है। माफ करना। माफ किया। फिर मिलेंगे। इसके बाद राजू और धर्मा साथ साथ काम करने लगे। दोनों ही डंके की चोट पर अपराध करते और पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर चंपत हो जाते। जुर्म और कानून की इसी आंख मिचौली के बीच एक दिन राजू की मुलाकात हो गई राधा से। अरे आप यहाँ कैसे? दर्शन करने आए थे। आइए ना दर्शन। नहीं, मैं दर्शन कर लिया, आप कीजिए। अच्छा वो आप यहाँ मिल गई। वो आपका हार मैंने बदमाशों से छीन लिया था, लेकिन गाड़ी चलती इसलिए वापस न कर सका। कोई बात नहीं, आप अपना पता बता दीजिए, मैं खुदा के ले लूंगी। नहीं, आप क्यों तकलीफ करती हैं? मैं आपके यहाँ आ जाऊंगा। मैं? कैसी बातें कर रहे हैं आप? गरज मेरी है, और फिर कुआं भी कभी प्यासे के पास आता है? जी नहीं, प्यासा कुएं के पास जाता है, इसलिए तो मैं आपके पास आना चाहता हूँ। अच्छा तो ऐसे करते हैं कि ना आप आइए ना मैं आता हूँ, हम दोनों कहीं और मिलते हैं। बोलिए कहाँ मिलेंगे? शाम को नेशनल पार्क में। कितने बजे? 5 बजे। वादा? वादा। इसके बाद शुरू हुआ वादों और मुलाकातों का सिलसिला। राधा और राजू एक दूसरे के करीब आए और एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। सुर्ख होठों पे तिल ये
कलियों पे शबनम का दाना है, ये शबाब है हाय या गुलाब है, हिसाब कोई नहीं ये तो बेहिसाब है। हमेशा रहो तुम खुदा की कसम, हाय 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 हाय, न 17 से ऊपर न 16 से कम, न 17 से ऊपर न 16 से कम। राजू राधा की असलियत नहीं जानता था और न ही राधा को राजू की हकीकत का पता था। दोनों ने एक दूसरे को लेकर अलग अलग मुगालते पाल रखे थे, मगर सच्चाई आखिर कब तक छुपाई जा सकती है। एक दिन जमुना बाई के कोठे पर राजू ने राधा का असली चेहरा देख लिया और एक दूसरे की सच्चाई जानकर दोनों ही असमंजस की स्थिति में घिर गए। तुम घेड़ पिंगला गुड़ मंगलम पग झुम पग दुम पग पग उड़ झपने के जा जा, उड़ झपने के जा जा, उड़ झपने के जा। तू कौन है मैं कौन हूँ इस बात से न डर, तू कौन है मैं कौन हूँ इस बात से न डर। जा तुझको माफ कर दिया, तू मुझको माफ कर, तू मुझको माफ कर। दिल भर मेरा बेचैन है, दिल भर मेरा बेचैन है, तो मैं भी बेकरार हूँ पर माफ करना यार, मैं फिर भी तेरा प्यार हूँ पर माफ करना यार, मैं फिर भी तेरा प्यार हूँ, मैं तेरा गुनहगार हूँ। मैं तुझसे बेकरार हूँ पर माफ करना यार, मैं फिर भी तेरा प्यार हूँ पर माफ करना यार, मैं फिर भी तेरा प्यार हूँ। इसी घटना में राधा के कारण राजू और चंदन की जान भी बची। चंदन उर्फ धर्मा ने राधा को इस एहसान का बदला चुकाने के लिए राधा से कुछ भी मांग लेने को कहा। मांगो क्या चाहती हो? मैं जो मांगूंगी वो आप दे सकेंगे? मांग कर देखो, 10, 20, 25, 50,000, 1 लाख। मुझे पैसों की जरूरत नहीं, तो आज ठिकोटे पर पैसा घुंघरुओं के झनकार के साथ बरसता है, जब चाहूं बटोर सकती हूँ। फिर क्या चाहिए? इज्जत चाहिए जो इस बाजार से बहुत दूर है। आप सब जानिए, मैंने आज तक इज्जत का सौदा नहीं किया है, आवाज बेची है, अदाएं बेची है। आप मुझे एक औरत की जिंदगी दे सकते हैं, एक शरीफ घर दे सकते हैं, आप मुझे इस पाप के दलदल से निकाल सकते हैं। तुम में किसी शरीफ का खून है, ये तुम्हारे खून और आत्मा की पुकार है। मैं वादा करता हूँ जो कुछ तुम मांग रही हो मैं तुम्हें उसी तरह दूंगा जिस तरह एक बाप अपनी बेटी को जहेज देता है। कल सुबह एक शरीफ आदमी तुम्हें लेने आएगा, तो जिधर उसके साथ चली जाओ।
चंदन अगले ही दिन सिकंदर मिर्जा के वेश में जमुना बाई के कोठे पर गया और राधा को अपनी बेटी बनाकर घर ले आया। चलो बेटी, उतरो इस नापाक जगह। अरे ये क्या कर रही? खुदा के अलावा और किसी के सामने सर नहीं झुकाते। फिर मैं तो एक गुनहगार इंसान हूँ। मेरे लिए आप इंसान नहीं, भगवान के समान हैं। लेकिन हुजूर, इतना तो बता दीजिए, मेरी बच्ची को कहाँ ले जा रहे हैं? अपनी कोठी ले जा रहे हैं, मलाबार हिल। नवाब सिकंदर मिर्जा की कोठी, जिससे पूछोगी बता देगा। लेकिन कभी पूछना नहीं, अगर हमारी सुनो तो। सिकंदर मिर्जा के रूप में चंदन को आईजी अजीत सिंह की दोस्ती हासिल हो गई। एक दिन अजीत सिंह ने चंदन के घर में राधा को देखा। राधा की शक्ल हूबहू उनकी स्वर्गीय पत्नी से मिलती थी। अजीत सिंह को लगा कि हो न हो राधा उन्हीं की खोई हुई बेटी है। तफ्तीश के बाद जब यही बात सच निकली तो अजीत सिंह अपनी बेटी को अपने घर ले आए। ये कमरा तुझे पसंद है? बेटे, मैं अपनी इस गुड़िया को पाने की खुशी में एक बहुत बड़ी दावत करना चाहता हूँ, जिसमें शहर के बड़े बड़े लोग आएंगे और उन सबके सामने मैं ये कहूँगा, ये है मेरी बेटी राधा। लेकिन डैडी, दावत की क्या जरूरत है? दावत की क्या जरूरत है? अरे पगली, तुझे क्या मालूम दावत की क्या जरूरत है? आदाब अर्ज करता हूँ जनरल साहब। आदाब नवाब साहब, कैसे मिजाज है? बस आपकी दुआ है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, एक ही चिराग के आने से कितनी रौनक हो गई आपकी इस तारीख मकान में। राधा को उसकी खोई हुई खुशियां वापस मिल गई, पिता का साया मिला और साथ ही अपना घर भी। मगर इन सब से बढ़कर राधा को मिला अपने महबूब राजू का प्यार। तुम यूं ही अपने जलवे लौटाते रहो और कलेजे पे छुरियां चलाते रहो। तुम यूं ही अपने जलवे लौटाते रहो और कलेजे पे छुरियां चलाते रहो। लाजवाब हो या कोई ख्वाब हो, निगाह टिक न सके जिस पे तुम वो शबाब हो। मुबारक जवानी का पहला कदम, होए 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 होए, न 17 से ऊपर न 16 से। राजू और धर्मा वैसे तो साझीदार बनकर काम करते थे, मगर एक हादसे के बाद दोनों के बीच एक नया भावनात्मक रिश्ता पनप उठा। आपने मेरी जान बचाकर मुझे खरीद लिया है। आप तो बच गए, पर आपके एहसान ने मुझे मार डाला। आज से राजू की जिंदगी आपकी है। राजू, आप रो क्यों रहे? अरे पगले, मैं कब नहीं रोया। एक पुरानी याद हमेशा मुझे खून के आंसू रुलाती रही। कैसी याद? बच्चे की। मेरे भी एक बेटा था। आज वो होता तो तुम्हारी उम्र का होता, लेकिन और इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसे मैं अपना बेटा कर सकूं। राधा को राजू का काम पसंद नहीं था। उसके बार बार कहने और समझाने पर राजू ने आखिर जुर्म की दुनिया से नाता तोड़ लेने का फैसला कर लिया। आईजी अजीत सिंह अपनी खोई हुई बेटी राधा को वापस पाकर बहुत प्रसन्न थे। इस खुशी में उन्होंने अपने घर में एक जलसा करवाने का फैसला किया। इसी जलसे में पेश की गई वो कव्वाली जिसने फिल्म धर्मा के लिए बॉक्स ऑफिस की खिड़की खोल दी।
दुनिया की तकदीर लिखता हूँ, मगर फिर कर्ज आता है तेरे जैसे विचारों पर। नहीं पैदा हुआ कोई जो रोके मेरी राहों को, नहीं पैदा हुआ कोई जो रोके मेरी राहों को। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। आईजी अजित सिंह के घर पर होने वाले जलसे में जो तवायफ मुजरा करने पहुंची, वो राधा को पहले से जानती थी। ईर्ष्यावश इस तवायफ ने भरी महफिल में राधा की पिछली जिंदगी का राज खोलने की धमकी दी। सिकंदर मिर्जा बने हुए चंदन ने कव्वाली के जरिए ही इस तवायफ की धमकी का मुंह तोड़ जवाब दिया। उसने तवायफ को इशारे में ये भी समझाया कि वो कौन है और उस तवायफ का क्या अंजाम कर सकता है। समझने वालों समझ लो, इसमें भी एक राज है। राज की बात कह दो तो जान महफिल में, जान महफिल में फिर क्या हो। राज की बात कह दो तो जान महफिल में फिर क्या हो। राज खुलने का तुम पहले हो, राज खुलने का तुम पहले जरा अंजाम सोच लो। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। राज की बात कह दो तो जान महफिल में फिर क्या हो। ये सूरज चांद और तारे चले मेरे इशारों पर, चले मेरे इशारों पर। हुकूमत है मेरी दरिया समंदर और किनारों पर, समंदर और किनारों पर। मैं अपने हाथों से इस दुनिया की तकदीर लिखता हूँ, मगर फिर कर्ज आता है तेरे जैसे विचारों पर। नहीं पैदा हुआ कोई जो रोके मेरी राहों को, नहीं पैदा हुआ कोई जो रोके मेरी राहों को। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। तुम्हारी जात क्या है, तेरी औकात क्या है, तुम्हारे क्या इरादे, ये पहले तू बता दे। हुस्न की मार बुरी है, इश्क की खार बुरी है, नजर का तीर जो छोड़ूं, तीर को ऐसे तोड़ूं, अगर घूंघट उठा दूं, तो मैं आंखें लड़ा दूं। कमर के देख झटके, इधर भी देख पलट के, तुरंत पहला पहचाने, मुझे तू भी न जाने। मगर मेरा है कुंदन, मेरा दिल भी है चंदन, मैं चंदन की खुशबू हूँ। मैं चंदन, मैं चंदन, मैं चंदन हूँ, बहू हूँ। कव्वाली के बाद कहानी आगे बढ़ी तो हालात नई करवटें बदलते दिखाई दिए। धर्मा को पता चला कि उसका साझीदार राजू उसका खोया हुआ बेटा सूरज है। माँ बाप और बेटे का पुनर्मिलन हुआ। राधा ने राजू को अपने पिता आईजी अजित सिंह से मिलवाया। जिंदगी के उलझे हुए मसाइल हल होते हुए नजर आने लगे। आईजी ने राजू को पुलिस में भर्ती करवा दिया, मगर उनका असली मकसद कुछ और था। एक्सक्यूज मी सर, मुझे ये डाउट है कि ये आदमी चंदन डाकू का साथी है। आपको तो सिर्फ डाउट है गुप्ता जी, मुझे यकीन है कि ये उसका साथी है। एक बड़ी मशहूर कहावत है कि चोर को पकड़ने के लिए चोर की मदद लेनी पड़ती है। चंदन उर्फ धर्मा के खिलाफ एक चक्रव्यूह रचा जा रहा था। अजित सिंह अब चंदन को आखिरी मात देने के लिए बिसात बिछा चुका था। अभी मात वाली चाल तो बाकी है। वो कौन सी चाल है, जरा हम भी तो सुने। भाई सीधी सी बात है नवाब साहब, जब उस पुलिस ऑफिसर ने शतरंज की बाजी बिछाई होगी तो टेबल के नीचे एक टेप रिकॉर्डर भी रख दिया होगा और उस डाकू की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली होंगी। रखा है क्या? में पुलिस ऑफिसर की उसके साथ पार्टनरशिप होती थी। बात तो बड़ी सीधी है जनरल साहब।
जिस जगह वो शतरंज खेलते होंगे उसके आसपास से कोई चीज तो होगी। जैसे ये फ्रिज, अगर उसने ये कह दिया कि पिछली डकैती का आधा माल इस फ्रिज में है, पुलिस ने इसकी तलाशी ली और माल बरामद हो गया, तो इसे कहते हैं मात। धर्म सिंह, खबरदार मैं कहता हूं हट जाओ यहां से, तुम हट जाओ। एक बार फिर जुर्म और कानून में ठन गई। चंदन अजीत सिंह को धोखा देकर भाग निकलने में कामयाब हो गया, मगर इस बार उसकी राह रोक कर खड़ा था उसका अपना बेटा सूरज। पिताजी, आपका बेटा होने के नाते तो मुझे आपके पांव छूने चाहिए, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते मुझे आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। जुर्म और कानून की जंग में आखिर जुर्म को शिकस्त खानी पड़ी। धर्मा उर्फ चंदन को आत्मसमर्पण करना पड़ा, परंतु जेल में जाते हुए धर्मा से अजीत सिंह ने यह वादा किया कि वो उसके बेटे सूरज को अपना दामाद बनाएगा और उसका गार्जियन बनेगा। फिल्म धर्मा की खूबी यह है कि यह फिल्म कोई भी गहरी बात कहने की बजाय सीधा साधा मनोरंजन दर्शकों के आगे परोसती है। निसंदेह इस खूबी का श्रेय इसके लेखक निर्देशक चांद को जाता है। फिल्म धर्मा के संगीतकार थे सोनिक ओमी। फिल्म धर्मा में केवल 4 गाने थे, उसमें से 2 मुजरे थे, एक कव्वाली और एक डुएट। सीमित स्कोप के बावजूद सोनिक ओमी ने दिलकश संगीत दिया और फिल्म के चारों गीत लोकप्रिय हुए। दोस्तों, बाइस्कोप की बातें कार्यक्रम में ये थी फिल्म धर्मा के संबंध में कुछ बातें। अब फिल्म धर्मा की स्टार कास्ट और इससे जुड़े हुए प्रमुख टेक्नीशियंस के नाम भी मैं आपको बता दूं। एसके फिल्म्स के बैनर पर बनी फिल्म धर्मा के निर्माता थे एसके कपूर, लेखक निर्देशक चांद, पटकथा के.बी. पाठक, संवाद हसन रिजवी, सिनेमाटोग्राफी वी गुप्ता, आर्ट डायरेक्शन डी.एस. मावलंकर, एडिटिंग शाम, एक्शन ए गनी, ऑडियोग्राफी हरबंस सिंह, कोरियोग्राफी सूर्य कुमार, गीतकार वर्मा मलिक और संगीतकार सोनिक ओमी।